हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के साथ में बेहतरीन समय निकाल रहे होंगे। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है आपकी 11 जनवरी की, जो आपके 11 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे सीटेट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बुक से। तो जितने भी साथी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अगर आपने हमारी अभी तक की सारी क्लासों को देख लिया है, अभी तक हमारी 18 क्लास हो चुकी हैं। अगर उन 18 क्लासों को आपने देखा है तो आपको लगने लग गया होगा कि आपको बहुत कुछ आने लगा है ईवीएस में, क्योंकि लगातार कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई सारी शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चंस 3 से 4 बार अब तक पूछे गए हैं और आप लोगों ने क्लास देखी है सारी की सारी, तो आपको उनका आंसर एक बार में देखते ही समझ में आ जाता होगा अब कि हाँ भाई, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? सभी लोग बताएंगे क्या इसका सही आंसर रहने वाला है। हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना गुजरात, जो दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है आपका गोवा और केरल। तो बताइए सभी लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था और इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, अपनी नोटबुक उठाइए और वहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये ऑप्शन सही है। फिर देखिए आपने सही आंसर किया या फिर नहीं किया। लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए थे 15 में से सही। आज की इस क्लास में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपके मैप से, कम 4 से 5 क्वेश्चन हैं आपके डायरेक्ट मैप से। तो मैप को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ के जाइएगा। जब आपका एग्जाम होगा तो मैप बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं। लिखा है, अब दोपहर हो गई है, हमने उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे थे। क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था आपका। ये जो स्टेशन है ये कहाँ पर है? उडुपी स्टेशन है आपका आंध्र प्रदेश का। जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है पहले का। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है भोजन में क्या खाते हैं लोग? इडली, वड़ा, डोसा और सांभर और नारियल की चटनी खाते हैं। इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आया था, मुश्किल था। जिन लोगों ने कर लिया होगा वो लोग बताएंगे एक बार। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका बहुत डिटेल में कुछ दिया नहीं गया था आपकी बुक में, सिर्फ इतना मिला हमें जो हम आपके सामने कटिंग लगाई हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इसका जो आंसर एनसीईआरटी माना है वो सिर्फ यही माना गया है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आगे देखते हैं। आगे दिया है, यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से गुजरना नहीं होगा? सभी लोग बताइए एक बार। यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? क्वेश्चन ये भी मैप से था। आपके दिमाग के अंदर मैप छपा होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति को महाराष्ट्र से चंडीगढ़ तक जाना है तो उसके बीच में कौन कौन से राज्य आएंगे, कौन कौन से राज्य नहीं आएंगे और सबसे छोटा रेल मार्ग क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका मैप से एक तरीके से आया था और आपके दिमाग में होना चाहिए मैप की किस प्रकार से क्या हमें करना है। सबसे पहले अपने मैप के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि महाराष्ट्र से चंडीगढ़ तक का सबसे छोटा रेल मार्ग कौन सा हो सकता था। ये देखिए आपका यहाँ पे है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है और ये आपका है पंजाब यानी कि चंडीगढ़। ये देखिए इसको गोले के अंदर हमने कर लिया है। ये जो गोला बना है सर्कल, इसके अंदर है आपका पंजाब। अब आपको यहाँ से जाना था, कहाँ जाना था? चंडीगढ़ जाना था। महाराष्ट्र से आपको जाना है चंडीगढ़। सबसे छोटा रेल मार्ग के बारे में पूछा गया है कि कौन सा पड़ने वाला है यहाँ तक जब आप जाओगे तो। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। ये देखिए एक यहाँ पर बिंद लगा हुआ है काला काला सा, ये है चंडीगढ़। अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्रदेश आपके लिए पड़ रहे हैं रास्ते में जब आप जाओगे वहाँ पर। तो पहला हो गया महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, उसके बाद में है नई दिल्ली, उसके बाद है चंडीगढ़। यानी पंजाब नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर है चंडीगढ़। तो पंजाब हमारा छूट जाएगा जब हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे। क्या क्या पड़ रहा है? महाराष्ट्र है, गुजरात पड़ रहा है, राजस्थान पड़ रहा है, नई दिल्ली पड़ रहा है और उसके बाद में क्या आ गया? उसके बाद में आ गया हमारा ये चंडीगढ़। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमें दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया हरियाणा,
तो हरियाणा देखते हैं पड़ता है कि नहीं। हरियाणा पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पर नीला नीला सा। उसके बाद में है दूसरा पंजाब, तो पंजाब नहीं पड़ रहा, हम लोग देख चुके हैं। राजस्थान पड़ रहा है और गुजरात भी पड़ रहा है, तो क्या नहीं पड़ रहा है, पंजाब। इसमें पूछा गया है नहीं गुजरना, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य जहाँ से हमें नहीं गुजरना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। पंजाब से हमें नहीं गुजरना है, बाकी हरियाणा हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ से हमें जाना ही जाना है। और यहाँ से जाने के बाद हरियाणा के जस्ट बगल में क्या है, चंडीगढ़ है आपका। तो इसका सही आंसर हो गया आपका पंजाब। तो जिन लोगों के समझ में आ गया वो लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए जुड़े हैं आप हमारे साथ में तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थी के समूह में दिया था। लड़की कह रही है, मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए? इसका आंसर उम्मीद है सभी लोग बिल्कुल सही कर लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपकी। कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 10 से ज़्यादा बार कर चुके हैं 18 शिफ्टों में। तो आप लोग बताइए एक बार इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा, लद्दाख होगा, उत्तर प्रदेश होगा या फिर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे एक बार, फटाफट आंसर कर दीजिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपकी स्थिति बहुत ही खराब है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ये लड़की जो है ये कहाँ की रहने वाली, ये रहने वाली है मनाली की। मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था, देखो लिखा है मैं मनाली से आई हूँ। मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया था। लिखा है जो एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ये देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। ये देखो लिखा है, मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक होती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था, आप लोग इसको देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया था उनका सबका सही होगा। हिमाचल प्रदेश में है मनाली, आप लोग इसको याद रखना। यहीं से क्वेश्चन लिया गया था। मनाली नहीं पूछा गया था, आपके पूछा गया हिमाचल प्रदेश, यानी कि प्रदेशों के नाम यहाँ पे दिए गए थे, शहर का नाम नहीं दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। एक ट्रेन 18/12/2021 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 23:45 पर निकलती है, यानी कि शुरू होकर 19/12/2021 को 7:45 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति आपको बतानी है, क्या रहने वाली है? सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग एक बार कॉपी और पेन लीजिए और लगा करके देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए जब तक हम भी देखते हैं करके इसका सही आंसर क्या आने वाला है। आप लोग भी ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी, सभी लोग वीडियो को रोक दीजिए और आंसर निकाल के देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपने सभी शिफ्टें देखी हैं तो अब तक आपको थोड़ा बहुत नज़र लग गया होगा कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन करना था ये। तो चलिए हम भी कर रहे हैं और आप लोग भी करिए। जब तक वीडियो को रोक दीजिए फिर आप देखना आपने सही आंसर किया था या फिर नहीं किया था। सबसे पहले आपका दिया है 18/12/2021, क्या दिया है? 18/12/2021 क्या दिया? 18/12/2021 दिया है। उसके बाद में ये निकल रही है ट्रेन आपकी 23:45 पर निकल रही है ट्रेन। फिर नीचे एक डेट दी गई है 19/12/2021, क्या दी गई है? 19/12/2021 दी गई है। और ट्रेन कब निकल रही है? 7:45 पर निकल रही है। कितने पे? 7:45 पर ट्रेन निकल रही है, 7:45 पर। अब आप इसमें देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर तो डेट दी गई है आपको, यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे टाइम दिया गया है कब निकली ट्रेन और कब नहीं निकली। तो सबसे पहले आपको करना है 45 से 45 काट दीजिए। अब आपके पास टाइम बच गया, इधर 23 बचा, इधर बचा है 7। 23 बच गया तो 23 के बाद में क्या होगा? होगा 24, यानी कि 1 घंटा यहाँ पे हमारा बच गया और 7 घंटे हमारे ये बच गए। तो ये सब मिलाओगे 7 और 1 कितना हो गया? 8 घंटे हो गए। कितने घंटे निकल के आ गए? अब आपके पास घंटे निकल के आ गए 8। कितने? 8 घंटे। इसको आप प्लस कर दीजिए, 1 प्लस और 7 कितने हो गए? 8 घंटे हो गए। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो 8। उसके बाद में क्या दिया गया है? उसके बाद में दिया गया है आपका 432 किलोमीटर। ये दिया गया है कितनी, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 432 किलोमीटर है।
तो आपको क्या करना है, 432 को भाग करना है 8 से। किससे करना है, 8 से। तो सभी लोग काट के देखिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 8 पंज 40, तो यहाँ पे हो गया 5 बार। यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम थोड़ा साफ जगह पर। अब यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 3। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 4 बार गया तो हो गया 54। 8 तो यहाँ पर कट गया। अब आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया। ये क्या निकल के आया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऑप्शन में आप देखिए कहीं पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, 54 मीटर प्रति सेकंड था। यानी कि हमें इसकी औसत चाल किस में निकालनी है, मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। जिसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग रोज बात कर चुके, क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको कर दीजिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितना आएगा, 18 तिया 54। ये कट गया 3 बार में। अब यहाँ पे है 3, यहाँ पर है 5, तो 5 तिया कितना हो गया, 5 तिया हो गया आपका 15। कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। यहाँ पे क्या आएगा, निकल के आएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 15 आएगा। क्या आएगा, 15 आएगा। तो जिसका जिसका 15 आया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड इसकी जो है औसत गति निकल के आ रही है, 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार करना था, देख लीजिए किस प्रकार से करना था। यहाँ तक जो है आपकी वो है तारीख, ये यहाँ से 18/12/2021 यहाँ तक आपकी तारीख है। नीचे 19/12/2021 ये तारीख है। 23:45 पर निकलती है, 7:45 पे पहुँच जाती है। 45 से 45 कट जाएगा तो यहाँ बचा 23। 23 के बाद में क्या आता है, 24, यानी 1 घंटा बच गया था। हमने यहाँ पे लिख लिया 1 घंटा, यहाँ पे बचे 7 घंटे। इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 8 हो गया। फिर हमें 8 से क्या करना था, 432 टोटल क्या थी इनकी दूरी थी, कितनी थी, 432 किलोमीटर इनकी दूरी थी। इससे हमें 8 से भाग करना पड़ गया। जब हम 8 से भाग करेंगे 432 का, तो हमारे पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगा। लेकिन पूछा गया था मीटर पर सेकंड में पूछा गया था। हमें क्या करना है, 54 गुणे 5/18 से इसको भाग करना था, 18 को 54 से। तो यहाँ पे आ गया 3 गुणे 5, तो 3 की गुणा करोगे 5 में तो आएगा 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। तो आपका सही आंसर हो गया 15 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर जो निकल के आया है बिल्कुल सही आंसर हो गया। जिन लोगों ने इसका यही किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवर के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए सभी लोग। लिखा है, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। ऑप्शन है छिपकली और गिलहरी, दूसरा ऑप्शन है छिपकली और कछुआ, तीसरा ऑप्शन है चूहा और गिलहरी, चौथा ऑप्शन है सांप और गिलहरी। एनसीईआरटी बुक में जो आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, सिर्फ एक के बारे में दिया गया है, गिलहरी के बारे में। देखिए लिखा है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। तो एनसीईआरटी में सिर्फ गिलहरी दिया गया है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2 से 3 बार बन चुका है, जहां पर सिर्फ गिलहरी दिया गया था। लेकिन यहाँ पर दिया गया चूहा और गिलहरी। जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूहा और गिलहरी। आपको सबसे उपयुक्त जो है ऑप्शन चुनना होता है। आप लोग याद रखना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो या फिर टेट एग्जाम हो या फिर कोई भी सुपर टेट एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, जो 4 ऑप्शनों में से सबसे अच्छा और सटीक आंसर होगा आपको वही चुनना है। तो इसके हिसाब से चूहा और गिलहरी हो गया। लेकिन अगर कहीं पर गिलहरी और चूहा अलग अलग दिया रहेगा तो सिर्फ आपको वहाँ पर गिलहरी ही चुनना, ये चीज़ याद रखना। तब सिर्फ क्या होगा, गिलहरी होगा। लेकिन अगर जहाँ पर चूहा गिलहरी दोनों चीज़ हैं एक साथ, जैसे कि इसमें दिया गया, तो वहाँ पर आप लोग इसको चुन सकते हैं, चूहा और गिलहरी को। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? सभी लोग बताइए एक बार फटाफट। कन्नौज जिला जो है वो किस राज्य का भाग है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हरियाणा का है, दूसरा उत्तराखंड का है, तीसरा बिहार का, चौथा उत्तर प्रदेश का है। कन्नौज जिला जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था, तो ये क्वेश्चन आया था आपके एनसीईआरटी बुक में। लिखा है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, ये देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश का कन्नौज, यानी उत्तर प्रदेश में क्या है, कन्नौज है, इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कहने का मतलब है कि कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज है आपका यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इत्र बनाया जाता है, केवड़ा बनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अफगानिस्तान इंग्लैंड में, उज्बेकिस्तान बांग्लादेश में, बर्लिन में या फिर राजस्थान में। चौथा ऑप्शन अबू धाबी या फिर अफगानिस्तान में। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? सभी लोग अपना अपना आंसर कर लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन आया आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही। देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। नीचे देखिए आप लोग, सबसे नीचे आइए। पहले लिखा है, उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए, फिर नीचे जमीन दिखाई देनी बंद हो गई। शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। ये सब आ रहे थे। हवाई जहाज से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज बादलों में बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक नीचे रेत ही रेत दिखाई दे रही थी, पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफ़ेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। तो ये रेत के पहाड़ कहाँ थे? शांता कहाँ पर रह रहा था? ये हमारा जो एक लेसन है, इसमें हमें डिटेल में बताया गया, लेकिन हमने सिर्फ इतनी ही कटिंग लगाई है जहाँ पर उसको रेत के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। शांता वापस आ रहा था अबू धाबी से। कहाँ से आ रहा था? अबू धाबी। यानी कहने का मतलब है कि आपको रेत के पहाड़ अबू धाबी और अफगानिस्तान दोनों जगह देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिपिकल बनाया गया था, घुमा फिरा के, लेकिन जिन लोगों ने इस लेसन को पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक से, या फिर हमारे नोट्स जो लोग पढ़ेंगे, उनमें हमने बहुत ही डिटेल से सभी चीज़ों को लगा रखा है, क्योंकि सारी की सारी कटिंग हम अपने नोट से ही लेकर के आते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, जितनी भी प्रीवियस ईयर आपकी शिफ्टें हुई हैं। देखना, नोट सिर्फ 100 रुपये में है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है उन नोट्स में। एक बार जो खरीदेगा उसको दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर हो गया अबू धाबी और अफगानिस्तान। शांता कहाँ रह रहा था? सभी को पता है शांता जो है ये कहाँ थी? शांता रह रही थी अबू धाबी में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है। भोपाल कहाँ पर है? बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है भोपाल। तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या हो जाएगी? आपको ये बताना है। सभी लोग बताइए एक बार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैप का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है सभी को। जहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन मैप से आ जाएँ, वहाँ पर पेपर को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है, क्योंकि बच्चों का मैप के ऊपर जो पकड़ होती है थोड़ी सी कम होती है, तो क्वेश्चन हो जाते हैं उनके गलत। तो सभी लोग बताइए एक बार, भोपाल यानी कि बेंगलुरु के ठीक उत्तर में, तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या हो जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है। तो चलिए चलते हैं मैप के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि बेंगलुरु कहाँ पर है। ये है आपका बेंगलुरु, ये देखिए कर्नाटक में है। बेंगलुरु नीचे की तरफ हमने गोला बना दिया है आपका, ये देख लीजिए। यहाँ से भोपाल देखिए कहाँ है, इसके ठीक उत्तर में, यानी ऊपर की साइड में है। ये देखिए, दिख गया आप लोगों को? ये देखिए, डाइन डार्क डार्क कर दे रहे हैं। ये है बेंगलुरु के सापेक्ष क्या है? भोपाल जो है उत्तर में है। भोपाल से गांधीनगर कहाँ? ये हो गया आपका गांधीनगर। सबसे पहले आपको बेंगलुरु से कहाँ जाना है? भोपाल उत्तर में सीधे, उसके बाद में भोपाल से गांधीनगर। अब पूछ रहा है, देखिए क्या। अब आते हैं क्वेश्चन पर। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या हो जाएगी? तो आपको ये निकालना है कि आपका ये गांधीनगर जो है, यहाँ के गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? ये प्लस का निशान मारना है। आप गांधीनगर पे मारना है प्लस का निशान। यहाँ से एक लाइन आपको डालनी है सीधे बेंगलुरु के। देखिए, ये देखिए इस प्रकार से। अब आपको दिशाएं अगर पता है तो बहुत आराम से आंसर निकल आएगा। ऊपर होता है उत्तर, क्या होता है? उत्तर। नीचे होता है दक्षिण, और ये जो दिशा है आपके राइट हैंड में इधर होता है पूरब, क्या होता है? पूरब। तो आपको पता चल गया होगा कि दक्षिण और पूर्व के बीच से ये रेखा निकल के आ रही है, यानी कि दक्षिण और पूरब जहाँ पे दिया होगा ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दक्षिण पूर्व कहाँ पर है। तो दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में है दक्षिण पूर्व। यानी जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 किया होगा या फिर अभी कर लिया है, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए दक्षिण पूर्व जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रांज के बारे में सही कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन है, यह टीन और जस्ता का मिश्र धातु है। दूसरा ऑप्शन है, यह एक यौगिक है। तीसरा ऑप्शन है, यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। चौथा ऑप्शन है, यह कॉपर और जस्ता का समभागी मिश्रण है। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए सभी लोग। एक क्लास बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। सभी पीडीएफ निकालनी पड़ती हैं, उसके बाद में क्या देखना पड़ता है, क्वेश्चन कहाँ से आया है, सभी आपके लिए हम किताबें पलटते हैं बैठ के, उसके बाद में कटिंग लेकर के आते हैं। तो आप इतना कर सकते हो कि सिर्फ अपना कुछ सेकंडों का समय हमें ज़रूर दे सकते हैं इस क्लास को शेयर करके। तो आप लोग पूरी तरीके से अपने स्वार्थ का परिचय ना दीजिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास को शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर ऐसा करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं क्या होगा और क्वेश्चन आया कहाँ से था। क्वेश्चन आपकी बुक से आया था, लिखा है पता करो। क्या पता करना है? श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी है। काहे की बनी है? कांसे की बनी है। लिखा है कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते पिघलाते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीजें बनाते होंगे। कहने का मतलब है किससे बनता है कांसा? तांबा और टिन से बनता है। ये देखिए लिखा है तांबा और टिन। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कापर, कापर का मतलब क्या होता है? तांबा ही होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया था, इस जगह से पता करो से। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण से सही ढंग प्रदान नहीं करता। क्या नहीं करता? सही ढंग से प्रदान नहीं, यहाँ पे पूछा गया है, नहीं करता। नीचे दिए गए उस मिलान को आपको चुनना है जो तदानुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण यानी कि ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में आपको बताना है जिनको आप अधिक दिनों तक संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। ऐसी चीज़ों को बताना, जिनको रख सकते हैं उनको नहीं बताना, जिनको नहीं रख सकते उनको बताना। ये देखिए लिखा है नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है सेब मुरब्बा, दूसरा ऑप्शन है दूध और पनीर, तीसरा ऑप्शन है कच्चा आम का अचार और चौथा दाल पापड़। तो बताइए इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं काफ़ी दिनों तक। जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 10 का। कई लोग कह रहे हैं कि सर आपका जो ऐप है मास्टर्स अड्डा वो लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें कि हमारा जो लिंक दिया गया है आप वहाँ से जाइए, क्लास के नीचे देखिए लिंक दिया गया होगा और उसको डाउनलोड कर दीजिए। वहाँ पर आपको हमारी क्लास की पीडीएफ्स और आपको एनसीईआरटी बुक जो कि फ्री में मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर विद आंसर की के साथ में मिलने वाले हैं फ्री में, और एनसीईआरटी फ्री में मिलेंगी। और क्या मिलेगा? ये जो हमारी क्लास की पीडीएफ है ये भी आपको वहाँ पर फ्री में मिलेंगी। और आपको कोर्स जो है सिर्फ 100 रुपये मिलने वाला है ईवीएस का और हिंदी का। जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? दूध पनीर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पनीर को अगर आप कहीं पर लेकर के जा रहे हैं या फिर उसको संरक्षित कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन में वो बदबू मारने लग जाता है पनीर। बाकी अगर सेब के मुरब्बे की बात की जाए तो आप इसका अगर मुरब्बा बनाओगे तो महीनों चला सकते हो सेब का मुरब्बा बना करके। जिससे हमारे यहाँ आंवले का मुरब्बा बनता है तो काफ़ी दिनों तक वो यूज में को लेते हैं, महीनों 2 महीने 3 महीने तक यूज में कर सकते हैं। और कच्चा आम का अचार तो सालों साल चलता है, 2-2 3-3 साल तक चल जाता है। अगर आप उसको कभी-कभी धूप दिखा देंगे तो 2-2 3-3 साल तक चलता है। और दाल से जो पापड़ बनाया जाता है मूँग की दाल का पापड़ भी काफ़ी दिनों तक हम संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन पनीर को 1 से 2 दिन के बाद में क्या होता है बदबू मारने लगता है, चाहे आप उसको फ्रिज में रखें या उसको पका के रखें, क्या बहुत ही जल्दी बेकार हो जाएगा पनीर। तो यहाँ पे हमें यही पूछा गया था इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम संरक्षण या फिर संरक्षित करके नहीं रख सकते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या? दूध और पनीर। ये क्वेश्चन आया कहाँ से था? क्वेश्चन आया था हम क्या समझें। लिखा है शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? आगे लिखा है आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़ का आम पापड़ और चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। आम को पूरे साल चलाने के लिए क्या-क्या बनाया जाता है? उसका अचार बनाया जाता है, आम का पापड़ भी बनाया जाता है और उसकी चटनी बनाई जाती है और उसकी टॉफ़ियाँ भी बनाई जाती हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग-अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ये आपका एक चैप्टर था, वहाँ से क्वेश्चन आया था, लेकिन ये कटिंग थी पीछे की, जो हमने यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सीधे लिया गया था एनसीईआरटी बुक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध और पनीर। बाकी हम सेब का मुरब्बा संरक्षित कर सकते हैं, कच्चे आम का अचार भी संरक्षित कर सकते हैं, दाल पापड़ भी संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन दूध और पनीर को संरक्षित नहीं कर सकते हैं अधिक दिनों तक के लिए। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रोबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर या फिर लेह लद्दाख। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रोबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को क्या कहते हैं? लेखा कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था और उसका सही आंसर क्या हो जाएगा एनसीईआरटी बुक में। ये देखिए
क्वेश्चन आया था आपका, यहाँ से लिखा है, आपका स्वागत है कहते हुए नाम ग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंट को रोबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रोबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं। इन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। मैंने देखा कि ये रोबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनाई थी। लेखा, इसे चांगपा लेखा, ये देखिए लिखा है लेखा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये उठा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लेह लद्दाख। ये सब कहाँ होता है? लेखा और ये तिकोने टेंट रेबो लेह लद्दाख में बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ये आपको लेह लद्दाख में देखने को मिलेगा, रेबो और ये लेखा या फिर चांगपा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका हो जाएगा सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारे देश में संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आपको ये बताना है। सभी लोग बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जहाँ पर 6, 7, 8, 9 दिया रहा होगा वहाँ पे आपको 8 करना है। आप लोग इतना याद रखना। जहाँ पर 6, 7, 9, 10 दिया गया है वहाँ पर 9 करना रहेगा आपको। यानी कि वो पुराने जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे पहले 9 थे, अब कितने हो गए? 8 हो गए हैं। अगर ऑप्शन में 8 नहीं होगा तो वो पुराने के बारे में बात कर रहा है। जब 9 थे तो आपको 9 करना है। जब 8, 9 दोनों दिए रहेंगे तो वहाँ पे सदैव आपको क्या करना है? 8 करना। आप लोग इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। कितने करने थे? 8। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो मैप से संबंधित ये होगा शायद आपका चौथा क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए आगे भी हो सकते हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। ये देखिए चौथा या 5वां क्वेश्चन ये भी है मैप से। इसमें क्या बताया गया है? आपको ऐसे राज्यों का समूह चुनना है जिनके तट जो है अरब सागर से लग रहे हों। ये डायरेक्ट मैप से क्वेश्चन आते हैं आपके, और 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। ये चौथा या 5वां क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है मैप से संबंधित। यानी कि आज की इस शिफ्ट में मैप से पूछे गए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। तो जिनका मैप बहुत अच्छा होगा उनके 4 से 5 क्वेश्चन फटाफट हो गए होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा? पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 13 का। जब तक हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे प्रदेश हैं जो अरब सागर में लगते हैं। पहला तो हो गया आपका गुजरात। इस साइड में है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है अरब सागर। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पाँचवा हो गया केरला। अब हम अपने आंसर के ऊपर आते हैं। पहला है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यानी ये तीनों राज्यों की सीमाएँ क्या करती हैं? हमारे अरब सागर में टच होती हैं। जबकि बात करें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की सीमा कहाँ लगती है? बंगाल की खाड़ी में लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमा कहाँ लगती है? बंगाल की खाड़ी में लगती है। और इधर देखिए उड़ीसा की सीमा कहाँ लगती है? बंगाल की खाड़ी में लगती है। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है यही हो जाएगा बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 किया था उनको मिल गया 1 नंबर, उनका सही हो गया होगा 1 नंबर का। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं मैप से, लेकिन मैप अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है डीप से तो आप 4 से 5 जो आपके ये आए थे क्वेश्चन, सबके सब क्वेश्चन करने लायक थे, मतलब हार्ड नहीं थे। लेकिन मैप आपको आना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन देखने से पहले आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप जिसका नाम है मास्टर्स अड्डा। इस प्रकार से लोगो बन के आएगा। जब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, मास्टर्स अड्डा डालेंगे तो इस प्रकार से जो लोगो दिखेगा वहाँ पर जाकर के डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। सभी लोग ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मैप आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। देखिए क्या-क्या यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको मिलने वाला है हमारे क्लास नोट्स, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके जो नोट्स होंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे? इस ऐप के ऊपर मिलेंगे। उसके बाद में आपको फ्री में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी मिलने वाली हैं। वो भी आपको चैप्टर वाइज़ मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात देखिए, मान लीजिए आपको कक्षा 3 की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा क्लास 3, 4, 5, 6। जैसे ही आप क्लास 3 के ऊपर टिक करेंगे, आपके सामने सारी बुक आ जाएँगी जितनी एनसीईआरटी की बुक हैं। आपको हिंदी पढ़नी है तो जैसे आप क्लिक करोगे तो हिंदी के जितने चैप्टर हैं 10, 12, 15 सब चैप्टर वाइज़ इसमें खुलेगा। ये इसकी खास विशेषता है। फिर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं फ्री में बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पेपर। क्या मिलने वाले हैं? बिल्कुल फ्री में मिलेंगे प्रीवियस ईयर के सभी पेपर, वो भी आंसर के साथ में। जो यहाँ पर चौथी चीज़ है वो है पेड नोट्स। हिंदी और ईवीएस के जो नोट्स हैं आपको 100-100 रुपये में यहाँ पर उपलब्ध हैं। इससे बेहतरीन नोट्स ईवीएस का कोई भी आपको नहीं देगा 100 रुपये में, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर यानी सीबीटी एग्ज़ाम एक ही बार अभी तक हुआ है। कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता है। पेपर आपका साइंस की बुक से आया है, हिंदी की बुक से आया है, जो ईवीएस के हम लोग अभी तक क्वेश्चन कर चुके हैं। कई सारे क्वेश्चन साइंस की बुक से आए हैं, कक्षा 8 की, कक्षा 7 की, कक्षा 6 की। कई सारे क्वेश्चन हिंदी की किताबों से आए हैं, कक्षा 7 की, कक्षा 8 की। कई सारे क्वेश्चन इंग्लिश की बुक से आए हैं। देखिए आज की ही
ये जो शिफ्ट चल रही है आपकी 11 जनवरी की, अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसका देखना आप लोग, वो कहाँ से आया है, आपकी इंग्लिश की बुक से क्वेश्चन आया है। तो हम लोगों ने वो सारे चैप्टर यहाँ पे लगा रखे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपके लिए ये नोट्स काफ़ी उपयोगी रह सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये की बात है, आप इनको खरीद सकते हैं, कोई कास्ट ज़्यादा नहीं है। और आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाली हैं आपको वो किताबें मैम की, हिमांशी मैम की, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रह सकती हैं। तो आप हमारे इस ऐप पर जाकर के इनको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आपको कहीं पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इंग्लिश में खरीदनी हो चाहे हिंदी में खरीदनी हो। बहुत सारी किताबें यहाँ पर मैम की सीटेट के संबंधित जितनी भी किताबें हैं सब हमने यहाँ पर लगा रखी है। डायरेक्ट जाएंगे आप, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे आपको यहाँ से किताबें मिल जाएंगी। ये है आपकी एनसीईआरटी की बुक जिनके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो क्वेश्चन है आपका, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है। ये क्वेश्चन आया था आपकी इंग्लिश की बुक से। ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको ईवीएस में इंग्लिश पढ़ाता होगा, कोई भी नहीं पढ़ाता होगा, लेकिन हम लोगों ने अपने नोट्स के अंदर वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को लगा रखा है जो आपके ईवीएस से संबंधित है लेकिन इंग्लिश के चैप्टर में है। तो आप लोग देखना, एक बार नोट्स खरीद के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आप बिल्कुल बोलोगे सर मज़ा आ गया नोट्स पढ़ के, इतनी अच्छी तरीके से बारीकी से नोट्स को बनाया गया है। तो देखिए, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य या फिर लोक नृत्य, आपको यह बताना था। उत्तर प्रदेश का है, असम का है, छत्तीसगढ़ का है, फिर मिजोरम का है। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बता दें, छऊ नृत्य जो है हमें अधिकतर बिहार की साइड में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर माना गया था छत्तीसगढ़। क्या माना गया था, छत्तीसगढ़ माना गया था। छऊ छत्तीसगढ़, छा और छा देखिए आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको, हैं छऊ नृत्य छत्तीसगढ़। जो आपकी एनसीईआरटी बुक ने माना था, इसका सही आंसर वो माना था छत्तीसगढ़। मतलब कि जो आपका माना गया था वो माना गया था छत्तीसगढ़। तो देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से था। इंग्लिश की बुक से क्वेश्चन आया था। देखो लिखा है, हाउ टू द छऊ मास्क इन मेड। लिखा है द मोस्ट ब्यूटीफुल मास्क इन आवर कंट्री आर मेड फॉर द छऊ डांस फ्रॉम। ये होता है बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। कहाँ पे होता है, आपको बंगाल में भी देखने को मिल सकता है नृत्य, छऊ नृत्य, और बिहार में, बंगाल में, और कहाँ पे, उड़ीसा में। लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम नहीं दिया था। तो इनके जो आसपास का जो प्रदेश था उसका नाम यहाँ पे दिया गया था, वो था छत्तीसगढ़। तो इसीलिए इसका सही आंसर माना है इन लोगों ने छत्तीसगढ़। अब इंग्लिश की बुक को कौन पढ़ के जाता है ईवीएस के लिए। इस प्रकार से जो है आपका पेपर कठिन किया गया था। आगे देखिए, लिखा है केचुओं के बारे में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। अंतिम क्वेश्चन है, सभी लोग इसको पढ़िए। पहला ऑप्शन है, ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुआ जो होते हैं क्या करते हैं, जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। पहला ऑप्शन आपका है सही। दूसरा ऑप्शन है, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। दूसरा ऑप्शन भी है सही। तीसरा ऑप्शन है, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। यह भी आपका सही है, सी वाला डी लिखा है। यह जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमेशा महंगी होती होगी, ये इनके द्वारा बनाई गई खाद कंपनी की खाद से। जो अंतिम है वह है, रसायनों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। ये गलत है। अगर आप रसायनों का छिड़काव करेंगे यानी कि कीटनाशक दवाओं को डालेंगे खेत में, तो इससे क्या होगा, केंचुए मरेंगे जरूर अगर आप कीटनाशक डालेंगे, क्योंकि केंचुआ भी क्या है, कीड़ों की श्रेणी में आता है। तो ये भी आपका हो गया गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी जहाँ पर होगा वो आपका हो जाएगा सही। तो ए बी सी सिर्फ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन आपके आया था भास्कर भाई की बाड़ी से। ये कटिंग हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हैं। लिखा है, उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। ध्यान से ज़मीन को देखा तो केंचुए दिखे। कितने सारे केंचुए केंचुए थे, पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया, केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी या फिर फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से यहाँ से उठाया गया था, देहरी गांव भास्कर बाई की बाड़ी से क्वेश्चन उठाया गया था डायरेक्ट। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 पहले से कर लिया था उनका सबका हो जाएगा सही, यानी है ऑप्शन नंबर ए बी सी आपका बिल्कुल सही इस क्वेश्चन के लिए। तो ये थे आज के हमारी क्लास के 15 क्वेश्चन। आपको इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, आपको हमारा ये ऐप डाउनलोड करना है, मास्टर सड्डा लर्निंग ऐप। तो यहाँ पर आपको हमारी ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसका लिंक आपको इस क्लास के नीचे देखिए जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर मास्टर सड्डा लिख करके। तो चलिए आप लोग तैयारी करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।